हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम रुक्मिणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे, जो आपका 46 नंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सही कालानुक्रमिक काल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा कब दिया था? अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया था। और इसी की खुशी में जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, यानी मुस्लिम उद्धार दिवस। कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। उसके बाद आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1940 में हुआ था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। अब पहले सत्याग्रही पूछा जाता है कौन थे, तो विनोबा भावे थे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन दिवस। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया था। ठीक है, 16 अगस्त 1946। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा, उसके बाद मुस्लिम उद्धार दिवस, उसके बाद आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन दिवस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराज फतेह बहादुर शाही। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें बक्सर के युद्ध की, यह कब हुआ था? 1764 में हुआ था। 1764 में हुआ था, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब दिया था इन्होंने? 1930 में दिया था। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, मुस्लिम लीग का जो आपका इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था उसमें दिया था। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया था? तो ये 23 मार्च 1940 को। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक, अगला प्रश्न है, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? स्वदेश बांधव समिति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के बाद जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुआ था? 1905 में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्वराज द्वीप नाम दिया था। स्वराज द्वीप, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए अंडमान को क्या नाम दिया था, तो अंडमान को शहीद द्वीप नाम दिया था, शहीद द्वीप। ठीक है, आगे, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की? इंपॉर्टेंट है ये। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ठीक है, देखते हैं। इसमें पहला कह रहा है, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, ये भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। तीसरा, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी कथन आपके सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनवाने और रख रखाव के खर्चे डैश के द्वारा वहन किए जाते थे? तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा काश्तकारों के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो सबसे ज्यादा नहर इसी ने बनवाया था। पूछा जाता है सबसे ज्यादा नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह
तुगलक ने करवाया था। और इसके कार्यकाल की बात करें तो 1351 से लेकर 1388 तक ये तुगलक वंश का शासक था। ठीक, अगला प्रश्न है, किसने प्रसन्नता पूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में, और ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था। दो दल में बढ़ गए थे, नरम दल और गरम दल में। पूछा जाता है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी घोष ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा, सासाराम में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तब किसके द्वारा लिखी गई थी? ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल की रचना है ये। ठीक है, आईने अकबरी। नेक्स्ट, किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा था? पूछा गया प्रश्न है टीजीटी में, किरातार्जुनीयम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो भारवी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। यही हम शूद्रक की बात कर लेते हैं। इनकी रचना मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो ये शूद्रक की रचना है। कालिदास की बात करते हैं, सभी को पता होगा इनकी रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत वगैरह इनकी रचना है। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाकश्यप थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारों बौद्ध संगीतों का मैं रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, पहली बौद्ध संगीत पूछा जाए कहां हुआ था? तो राजगृह में। ध्यान सुनिएगा, सारा लिख नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, राजगृह में पहली बौद्ध संगीत हुई थी। किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। अजात शत्रु के समय में हुआ था पहली। और अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। ठीक, उसके बाद दूसरी कहां हुई थी? वैशाली में हुई थी। दूसरी वैशाली में। और किसके समय में? काला शोक के समय में। किसके समय में? काला शोक के समय में। इसको रट लीजिएगा आप लोग। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? साबक मीर ने। साबक मीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरी बात कहां हुई थी? बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। और किसके समय में? अशोक के समय में। अशोक के समय में हुई थी तीसरी। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्स ने इसकी अध्यक्षता की थी। मोगलीपुत्र तिस्स ने इसकी अध्यक्षता की थी तीसरी बौद्ध संगीत की। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। किसके समय में? कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। वसुमित्र ने। और इसके उपाध्यक्ष पूछा जाता है कौन थे? तो अश्वघोष। अश्वघोष ने क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चारों बौद्ध संगीति कब हुई थी, कहां हुई थी, किसके समय में हुई थी, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा इसके बारे में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था। चंपारण कहाँ पे है? तो बिहार में है। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। पूछा जाता है किसके बुलावे पर गांधी जी चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गए थे। ठीक है, ये तो कई बार प्रश्न बना है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडकों की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है। नील दर्पण ये किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाए। फिर किसकी रचना है? ये दीन बंधु मित्र की रचना है। दीन बंधु मित्र की यह रचना है नील दर्पण। और इसकी बात करें नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में पूछा है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरली मोहन प्रसाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी से पूछ रहा है कौन सी पहाड़ी सटी है? तो ऑप्शन सी, कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, इलायची की पहाड़ी।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? करा घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा वन भी आप कहाँ पे है क्षेत्रफल के अनुसार, तो मध्य प्रदेश में है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? करा जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसमें पहला भील दिया है, गुजरात में, बिल्कुल करेक्ट है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपका सही है। और टोडा केरल में, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोडा कहाँ की जनजाति है? तो ये तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की है। पूछा जाता है किस पहाड़ी पर? तो नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी की ये क्या है? जनजाति है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नीलगिरी पे कौन सी जनजाति? तो टोडा जनजाति निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप, जापान का पूछ रहा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, होन्शु द्वीप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए, जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, कितने द्वीप हैं? 4 द्वीप हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। आपका होकाइडो, पहला आपका होकाइडो, होकाइडो द्वीप, दूसरा आपका होन्शु द्वीप, होन्शु, और ये सबसे बड़ा द्वीप है। और टोक्यो जो जापान की राजधानी है इसी पर स्थित है। उसके बाद आपका है सिकोकू, सिकोकू द्वीप और क्यूसू द्वीप, ये 4 द्वीप से ये मिलकर बना है। ठीक है, होकाइडो, होन्शु, सिकोकू और क्यूसू द्वीप से। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जिला पूछा है, तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कच्छ जिला। ऑप्शन बी, और कहाँ पे है, किस राज्य में? तो गुजरात में है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल के अनुसार? तो राजस्थान, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पूछा जाए तो गोवा है। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे डैश कहा जाता है? करा जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाम्बोजेनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्पास पर्वत से होकर कौन पवन चलती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल्पास पर्वत ये कहाँ पे है? ये आपका यूरोप में है। करा यहाँ से होकर कौन सी पवन चलती है? तो फान चलती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अला, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पालकोंडा की पहाड़ी। पालकोंडा की पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश में है। अगर हम बात करें महाबलेश्वर पहाड़ी की, तो ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है ये। अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पे है? ये केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है? गुटेनबर्ग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निचले मेंटल तथा बाहरी क्रोड के मध्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? स्पीति नदी किसकी सहायक नदी पूछ रहा है? तो सतलज की है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सतलज किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलज। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है, इसमें कौन सा नहीं है? राजधानी दिया है। ठीक है, यूक्रेन की बात करें तो क्यू सही है, फिनलैंड हेलेंस्की बिल्कुल सही है, सूरीनाम ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरीनाम की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? पैरामारिबो, पैरामारिबो जो है इसकी राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पठार हिंद महासागर में जलमग्न है? कौन सा समुद्री पठार पूछ रहा हिंद महासागर में जलमग्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरगुएलन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, ब्रिटिश शासन काल में संविधान की
विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? कह रहा कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये कब आया था? 1955। पूछा गया प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुनिए। अवरोही क्रम देखना है राज्यसभा की सीटों का। तो सबसे ज्यादा सीट किसकी है? तो उत्तर प्रदेश की है, और ऑप्शन में सभी में दिया है उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की कितनी सीट है? तो आपका 31 सीट है। महाराष्ट्र कितनी सीट है? 19। तमिलनाडु की 18 सीट है। उसके बाद आप बिहार का 16, और पश्चिम बंगाल का भी कितना है? तो 16 सीट है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, असत्य मेल चुनिए। ठीक है, अनुच्छेद 48 दिया है समान नागरिक कोड। समान नागरिक कोड सभी को पता होगा किसमें है? तो समान नागरिक कोड ये आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आर्टिकल 48 में क्या है? तो ये कृषि तथा पशुपालन से संबंधित है। तो और समान नागरिक कोड आर्टिकल 44 में है। ठीक है, डीपीएसपी है सारे। आर्टिकल 50 दिया है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, ये आपका गलत है। ये किसमें है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, ये आर्टिकल आपका 45 में है। आर्टिकल 45 में है। तो आर्टिकल 50 में क्या है? तो कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें है? तो आर्टिकल 50 में है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, तो ये भी गलत हो जाएगा। आर्टिकल 50 तो कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित है। और आर्टिकल 49 दिया है ग्राम पंचायत का गठन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत का गठन, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आर्टिकल 49 में क्या है? इसमें आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण है, आर्टिकल 49 में। ठीक, आर्टिकल 40 दिया, अभी मैं बताया आर्टिकल 40 में तो ग्राम पंचायत का गठन है। तो कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार ये इंपॉर्टेंट है। तो किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 41 में है। ठीक है, उसके बाद दिया है अनुच्छेद 45 समान कार्य के लिए समान वेतन, ये गलत है। समान कार्य के लिए समान वेतन ये आर्टिकल 39 में है। और आर्टिकल 45 में क्या है? तो 6, अभी मैंने बताया कि प्रारंभिक बालावस्था देखभाल, यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा एवं देखभाल किस आर्टिकल में? आर्टिकल 45 में है। तो ये सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद ये जरूर ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी पूछा जाता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं डीपीएसपी की, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के या संविधान से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि इसी के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको जो है अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इसी एक्ट के द्वारा। ठीक, और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक के बारे में कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। तो ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, केवल लोकसभा में इसे पेश किया जा सकता है। पूछा जाता है कि राज्यसभा जो है इसको कितने दिन के लिए रोक सकती है? तो 14 दिन के लिए सिर्फ रोक सकती है, मात्र 14 दिन के लिए इसे रोक सकती है। ठीक है, और कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह इसका निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यानी संयुक्त बैठक इसमें नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक, तो सारे पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्योगपति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं विधान परिषद की। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किस किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है,
तो आपका बिहार में भी है और कर्नाटक में है, तो 3 हो गए। उसके बाद आपका चौथा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी है। और कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 6 के नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव पूछ रहा किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 63 में है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 64 भी ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। राज्यसभा का सभापति किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 64 में कहा गया है। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, और हम बात करते हैं ये पद कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई? ये पारित हो गया है विधेयक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, संविधान 126 संविधान संशोधन 1919। ये विधायक है, 126 विधेयक है ये। ठीक है, विधेयक। और ये विधेयक जब जो है पारित हो जाता है तो क्या बन जाता है? एक्ट। तो एक्ट पारित हो गया है ये, तो कौन सा एक्ट बना? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये एक्ट बन गया। 104 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है एंग्लो इंडियन का जो पद था, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में, उसको समाप्त कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। विधेयक पूछा जाए तो 126, एक्ट पूछा जाए तो 104। अगला, नागरिक कौन कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसे जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा पूछा जाता है किसने कहा है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। संविधान की आत्मा तो वैसे प्रस्तावना कहा जाता है, लेकिन संविधान की आत्मा को, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है इसको संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? कहा किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा, आत्मा नहीं अंतरात्मा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। आर्टिकल की बात करते हैं, 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, वर्तमान में कितने हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। पहले कितने थे? पहले 7 मौलिक अधिकार थे। और इसमें जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब ये कहाँ पे है? तो आर्टिकल 300A में ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और कहां से लिया गया है ये मौलिक अधिकार? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा डैश को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य संकल्प पूछ रहा है। उद्देश्य संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्तुत किया गया था। और ये स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकार कर लिया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? क्या किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? तो आपका आंध्र प्रदेश बना था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी कब? इसमें देखिए 1948 में तो जारी हुई थी, लेकिन सब में 1948 दिया। डेट भी जरूरी है, तो ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उस समय उद्योग मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है क्या थे? उद्योग मंत्री थे। अगला,
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये पूछ रहा है कब प्रभावी हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन शोधन निवारण अधिनियम इसका नाम है हिंदी में, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब प्रभावी हुआ था? तो 1 जुलाई 2005 को यह प्रभावी हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। मानव विकास सूचकांक में कौन सा पूरा सम्मिलित है? तो जीवन प्रत्याशा सही है, प्रति व्यक्ति आय सही है, और साक्षरता की दर भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? देखिए कह रहा है कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि। यहाँ कपड़े बनाने की बात आ गई, तो यहाँ पे निर्माण की बात हो गई, यानी विनिर्माण की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में आपका खनन आता है, कृषि आता है, ये सब किसमें आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। लेकिन यहाँ पे जब विनिर्माण किसमें आता है? द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण। और तृतीयक में कौन आता है? इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, सेवा क्षेत्र। इसमें आपका संचार ले लीजिए आप, बैंकिंग हो गया, यातायात हो गया, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य। अगला, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ पूछ रहा कब किया गया था? तो जनवरी 2015 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन सी। अगला, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय यानी FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है? श्रम के बारे में कौन सा सही है? उत्पादन के कारक के रूप में, उत्पादन के कारक के रूप में पूछ रहा है कौन सा सही है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या सबसे अधिक मात्रा में। भारत में श्रम जो है सबसे अधिक मात्रा में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उसके 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में जो है चक्कर लगा रहा है, तो करा उनके, तो उसका राइट आंसर वेग क्या होंगे? समान होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला, आवृत्ति को मापा जाता है, सभी को पता होगा आवृत्ति को किसमें नापा जाता है? तो हर्ट्ज में नापा जाता है। तो इसमें हर्ट्ज दिया नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया प्रश्न है। पहला करा है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम है। गलत। देखिए सबसे ज्यादा किसका होता है? तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, और सबसे कम पूछा जाता किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। बैगनी का सबसे कम, और लाल जो है, लाल का सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि h यानी ऊंचाई को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा? करा पृथ्वी की सतह पर h ऊंचाई पर एक उपग्रह चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यदि ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल पूछ रहा है तो बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो अवतल लेंस, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर। दूर के लिए अवतल लेंस, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। नजदीक की वस्तु इसमें नहीं दिखाई देती है, दूर की स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की नहीं दिखाई देती है, और इसके उपचार के लिए इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपका दूसरा है निकट दृष्टि दोष। निकट में क्या होता है? इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, निकट की साफ दिखाई देती है। तो और इसके उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। तो मायोपिया कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। निकट के लिए कौन सा? उत्तल, और दूर के लिए अवतल। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, करा किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है
जब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा प्रारंभिक मान का। दो पिंडों के बीच की दूरी अगर दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा प्रारंभिक मान का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो, घटकर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है, क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, विखंडन नहीं होता, संलयन होता है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेसर पाइन ट्रान न्यूक्लाइजर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगी समान रहेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन छोड़ते हैं, जैसे कि करा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन छोड़ते हैं जैसे कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेल और पैलाडियम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो रंगहीन गैसों का मिश्रण करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैस है, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैस कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, NO एवं O2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है, विंटर ग्रीन तेल कौन सा यौगिक कहलाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेथिल सैलिसिलेट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पार्टेम, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता, करा है एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, पहला और दूसरा दोनों होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, पूछा गया प्रश्न है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर, CO2 के द्वारा होता है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, एडोनेल्ला साइकेंसिस यह क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुआड़ जो PET प्लास्टिक को पचाने में सक्षम हो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरबेल यानी कसकुटा किस एक का उदाहरण है, अमरबेल किसका उदाहरण है, तो ये परजीविता का उदाहरण है, बाह्य परजीविता का उदाहरण है ये, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेडाक्यूलिन दवा किस बीमारी के इलाज से संबंधित है, बेडाक्यूलिन दवा किस बीमारी के इलाज से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दवा प्रतिरोधी टीबी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा MDR टीबी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफारा रोग किसमें होता है, अफारा रोग यह किसमें होता है, तो ये जुगाली करने वाले पशुओं में होता है ये, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिक क्रम में योगदान कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवर्तन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये,
करा कौन सा हार्मोन जो है, पादप हार्मोन, पौधे की वृद्धि को रोकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिलिक अम्ल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महिला सेक्स हार्मोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति स्रोत, कोशिका का शक्ति स्रोत यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। कोशिका भित्ति की बात करें तो ये सिर्फ पादप में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में या नहीं पाई जाती है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है खेसारी दाल खाने से लथाइरिज्म नामक रोग होता है, इस रोग के लक्षण है। खेसारी दाल खाने से लथाइरिज्म नामक रोग होता है, इस रोग के लक्षण है, पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंकाल तंत्र में अनियमितता और असमानता तथा तंतुओं का पतला पड़ जाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? किसका एक तरफा परिवहन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुक्त ऊर्जा का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किसी नदी के जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी के संबंध में क्या सही है? बीओडी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह तब बढ़ जाती है जब नदी के जल में मल जल मिल जाता है यानी प्रदूषित जल मिल जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण है। गोल्डन राइस में क्या होता है? तो आपका विटामिन ए इसमें उच्च मात्रा में होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, विटामिन ए इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, ग्रीन हाउस गैसों में पूछ रहा है कौन सा घटक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता, सही है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ये भी है, मेथेन भी होता है, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घुटने के जोड़ों का उपचार किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वह है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी घटना नहीं घटित होती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण, ये नहीं होता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अवकरण, तो ये सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसमें दूध में वसा का प्रतिशत सुमेलित है? वसा का प्रतिशत दिया है दूध में, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा? ऑप्शन बी, बकरी में 4% होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाय की बात करते हैं तो इसमें 4.5% करीब होता है। भेड़ में लगभग होता है 3.5%, ठीक है, नहीं, भेड़ में आपका होता है 8.6% होता है भेड़ में, ठीक है, और ऊंट में होता है 3.5%। अगला प्रश्न है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट आपके लिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2024 में कितने हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? करंट अफेयर से रिलेटेड है। करा भारत रत्न जो है कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो 5 लोगों को प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे किसे प्रदान किया गया? नाम ध्यान रखिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, आप ध्यान सुनिएगा। कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को 5 लोगों को प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार के, पद्म पुरस्कार कितने? 132 पद्म पुरस्कार, जिसमें आपका 5 लोगों को क्या दिया गया? पद्म विभूषण, और 17 लोगों को क्या दिया गया है? आपका 17 इसमें क्या है? पद्म भूषण, और 110 क्या है इसमें? पद्मश्री है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हाल में पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पहली बार हुआ है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसमें सर्वाधिक पदक जो है हरियाणा ने जीता है, ठीक है, हरियाणा ने सर्वाधिक पदक जीता है इसमें। अगला प्रश्न है हाल ही में देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? बापू टावर, तो ये पटना में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? घोल मछली को राज्य मछली, ऑप्शन ए गुजरात ने घोषित किया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि इसका बुक मेरे पास नहीं है, मैं इसका पीडीएफ का जुगाड़ करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का बजट किस प्रकार का बजट है? तो ये क्या है? अंतरिम बजट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, अंतरिम बजट। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कृषि ड्रोन से सशक्त बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? कराया, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कृषि ड्रोन से सशक्त बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन सी नमो ड्रोन दीदी, ऑप्शन सी। अगला, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किससे बनाया गया? पूछा जाने की संभावना बिल्कुल ये आपका हो जाएगा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एनके सिंह थे, एनके सिंह। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन थी? पहली अरब महिला, तो ऑप्शन बी रियाना बरनाबी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेनिस खेल के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच ने जीता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 21 देश के खिलाड़ी हैं? तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके आगे जो है रीजनिंग के प्रश्न दिए हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा पीडीएफ लेकर। ठीक, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।